खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिटी 21 के लिए बड़ा एजाज बल्दिया उज़्मा कराची की शानदार रिपोर्टिंग पर सिटी 21 के रिपोर्टर को अवार्ड से नवाजा गया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शुएब मुख्तार को एजाजी शील्ड पेश की है। शुएब मुख्तार ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपको एजाजी शील्ड पेश की गई है और इसके बाद हम ये कहेंगे कि जिम्मेदाराना सहाफ़त जब की जाती है तो हुकूमतें भी उसका एतराफ़ करती हैं। जी बिल्कुल मूसा, जिस तरह आपने बताया जिम्मेदाराना अगर सहाफत की जाती है तो हर शोबे में सहाफ़ी का जो है वो एहतराम किया जाता है। आज इसी तरीके से सिटी 21 के लिए ये एक बड़ा एजाज है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सिटी 21 को जो है वो मुझे एक जो है वो अवार्ड से नवाजा है। खुसूसी शील्ड जो है उनकी जानिब से पेश की गई है और सहाफत में जिस तरह हम सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह हक और सच को दिखाते हैं, हमारी काविशों को जो है उनकी जानिब से सराहा गया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि उम्मीद है सिटी 21 जो है हक और सच का सफर इसी तरह जारी व सारी रखेगा। सिटी 21 ने हमेशा से बुनियादी मसाइल को उजागर किया है। अगर कराची की बात की जाए तो हम छोटे बड़े मसलों पर जो है बल्दिया उज़्मा कराची की तवज्जो मबजूल करवाते रहते हैं, जिसके तहत जब आला हुकाम की हमारी खबरों पर नजरें पड़ती हैं तो उस पर नोटिस भी लिया जाता है। और ख़ास तौर पर क्योंकि सिटी 21 कराची का एक मकबूल चैनल है, कराची की तमाम खबरें चलाता है, तो शहरी भी इसे देखते हैं और हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, जब रिपोर्ट करते हैं, जब वहाँ के मसाइल उजागर करते हैं तो आला हुकाम की जानिब से नोटिस भी लिया जाता है और उसे हल भी किया जाता है। और जिस तरह से हम बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदाराना सहाफत कर रहे हैं तो आज जो है बाकायदा तौर पर इसका एतराफ़ भी किया गया है और डिप्टी मेयर कराची की जानिब से सिटी 21 की पूरी टीम को इस बात पर मुबारकबाद भी पेश की गई है और जिम्मेदाराना सहाफत पर जो है सिटी 21 के रिपोर्टर शुएब मुख्तार यानी मुझे अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, ये अवार्ड सिर्फ आपका नहीं है बल्कि पूरी टीम का है, जिम्मेदाराना सहाफत का है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। शहर में आज दिन के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि रात और कल से मूसलाधार बारिश की तवक्का है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि अगस्त से मौसम खुशगवार हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मानसून के तीसरे स्पेल के तहत आज जो है वो बादल बरसने का इम्कान है, जबकि अगर इस वक्त मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त जो है वो हब्स की कैफियत है, समंदरी हवाएं जो हैं वो मअतल हैं। ताहम लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश का इम्कान भी आज जाहिर किया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। सर, हमें ये बताइएगा आज कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है कराची में और इस स्पेल के तहत कराची में जो है वो कितने मिलीमीटर बारिश जो है वो हो सकती है? देखिए, आज तो लाइट रेन ही एक्सपेक्टेड है कराची में, चूँकि सिस्टम अभी दूर है। इस वक्त सिंध के कुछ एरियाज़ में बादल मौजूद हैं और हैदराबाद और उससे उस तरफ सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ में, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ में और हैदराबाद वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। तो शाम में चांसेस हैं कराची में हल्की बारिश के और लाइट रेन के चांसेस हैं। आज शाम में, रात गए फिर हो सकता है या अर्ली सुबह और फिर कल का दिन निस्बतन तेज़ स्पेल है बारिश का, कहीं पर मॉडरेट और किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं। वो इसी तरह का स्पेल है जैसे पिछले दिनों आपने देखा था, कोई 19 और 20 को 2 दिन जैसे हुआ था कि कुछ एरियाज़ में तेज़ बारिश हो गई थी, 30 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर, उतनी आप तवक्को कर सकते हैं कल के दिन को। और कुछ एरियाज़ में उससे कम, कुछ एरियाज़ में उसके आसपास और कुछ एरियाज़ में लाइट रेन, कुछ में मॉडरेट और कुछ में हैवी फॉल्स। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद थे। इनका ये बताना है कि कराची में आज तो जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है, ताहम कल जो है वो शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है। और समंदरी हवाओं के हवाले से इन्होंने ये बताया कि लो प्रेशर एरिया जब तक जो है वो मौजूद रहेगा तब तक कराची में जो है वो समंदरी हवाएँ बहाल नहीं होंगी। ताहम परसों से जो है वो शहर कायद में समंदरी हवाएँ बहाल हो जाएंगी और 3 से 4 अगस्त में के दौरान एक और मानसून हवाओं का स्पेल जो है वो शहर कायद में दाखिल होगा, जिसके तहत कराची वालों को भी जो है वो अच्छी बारिशें नसीब होंगी। जी गुलबर्ग टाउन में 50,000 पौधे लगाने की मुहिम जारी। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने मुख्तलिफ फनकारों और तलबा के हमरा पौधे लगाए।
मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, रिजवान अहमद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन को गुलो गुलजार में तब्दील करने के लिए गुलबर्ग टाउन की इंतज़ामिया की काविशें जारी हैं। शजरकारी मुहिम का आगाज़ चंद रोज़ कबल कर दिया गया था। 50,000 माहौल दोस्त पौधे लगाने का जो है वो ऐलान किया गया था। बेशतर लगाए जा चुके हैं और मज़ीद पर काम जारी है। पर्दा पार्क ब्लॉक 17 में इसी सिलसिले में एक तकरीब रखी गई है और उसमें चेयरमैन नुसरतुल्लाह गुलबर्ग टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे कि आप देखें, इसमें ब्लॉक 17 फेडरल BA मौजूद हैं और UC2 है हमारी, में सा UC चेयरमैन मुफ्ती फैसल शेख मौजूद हैं। और आज की तकरीब का मकसद जो हमारी शजरकारी की मुहिम है, जिसमें हमने 50,000 पौधे लगाने का अहद किया है इंशाअल्लाह, और कराची के लिए पौधे लगाएं और कराची को सरसब्ज़ बनाएं, ये हमारा अज़्म है। और इसी हवाले से आज की तकरीब है और इंशाल्लाह यहाँ पर देख रहे हैं हम ख़वातीन, बच्चे और लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़, तंज़ो मज़ाह के जो है वो मारूफ़ जो है वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह उसका बाकायदा यहाँ प्लांटेशन करके इसका जो है आगाज़ करेंगे। हम जो है वो जो दीगर NGOज़ हैं, और कराची मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन शहरों में शामिल हो गया जो भी रिसेंटली जो रिसर्च हैं, जहाँ हीट वेव और उसके नतीजे में कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। तो इस वक्त तो हमें तमाम लोग, शहर कराची के तमाम लोग, और जो खास तौर पे जो लोग NGOs जो प्लांटेशन के हवाले काम कर रही हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। और इस हवाले से हमारी गुफ्तगू कुछ NGO से चल भी रही, रोटरी क्लब के साथ हमारी बातचीत हुई है, और इंशाल्लाह और भी जो लोग इस हवाले से काम करना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे और कराची को इंशाल्लाह ग्रीन करेंगे। बिल्कुल, नुसरतुल्लाह कह रहे थे कि हिकमत अमली तय करके जो है ये ट्री प्लांटेशन की कैंपेन जो है वो जारी है, और जो मौसम बरसात में पौधों को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए कदावर जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि उनको जल्द से जल्द दरख्तों की शक्ल दी जा सके। जी, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नई लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी मेयर ने कहा, बल्दिया उज़्मा के मातहत सेहत के दीगर मराकज़ को जदीद बनाने का काम जारी है। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। और जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नई लेबॉर्ट्री का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत सेहत के दीगर मराकज़ को भी जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नई लेबॉर्ट्री से जो ज़रूरतमंद अफराद है वो तमाम टेस्ट करवा सकते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने तमाम सेहत मराकज़ पर इलाज की तमाम सहूलियात फराहम करने जा रही है। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जितने भी अस्पताल हैं उनको जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि इस शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हम अवामी मसाइल हल करने को जो है खासी तरजीह दे रहे हैं। शहरियों को इलाज व मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए जो है इक़दाम उठाते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जाली डोमिसाइल और PRC के इजरा, सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमे को आइंदा सेशन के लिए 3 रुकनी बेंच के रूबरू फिक्स करने का हुक्म दे दिया। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जाली डोमिसाइल और PRC के इजरा और सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। डोमिसाइल और PRC जारी करने के खिलाफ दरख्वास्तों के लिए सिंध PRC और डोमिसाइल अपीलेट कमेटी भी जो है वो बनाई गई थी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कायम करदा कमेटी ने कवायदो ज़वाबित के तहत 30 यौम में काम मुकम्मल करना था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान कोई काबिल जिक्र इंक्वायरी नहीं हुई है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 2 साल 10 माह बाद कमेटी ने सिर्फ 4 अजला की रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत का मुकदमे को आइंदा सेशन के लिए 3 रुकनी बेंच के रूबरू फिक्स करने का भी हुक्म दे दिया गया। जी ठीक है मुमताज़, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए।
लाहौर चिड़िया घर में अफगानिस्तान से मुबैना तौर पर स्मगल शुदा जानवर रखने का इंकशाफ। जानवरों के इम्पोर्ट का कारोबार करने वाले ताजिर ने इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसीलात लेंगे मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है लाहौर चिड़िया घर में अफगानिस्तान से जो जानवर हैं वो स्मगल करके वहां पर रखने से मुतल्लिक आज मामले की समाअत हुई है, जहां पर जानवरों की इंपोर्ट का कारोबार करने वाले ताजर ने इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने डीजी वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स लाहौर, डायरेक्टरेट कस्टम इंटेलिजेंस और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अदालत ने फरीकैन से 15 अगस्त तक जवाबी तलब किया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि निजी कंपनी ने 16 मोना बंदर खरीदने और अफगानिस्तान में जो है हवाले करने का मुआहदा किया था। अफ्रीका से दरामद मोना बंदर एनिमल प्लेनेट नामी कंपनी को अफगानिस्तान में देने थे। उनका मजीद ये भी कहना है कि मोना बंदर वेस्ट अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए थे, जबकि एनिमल प्लांट ने अफगानिस्तान से मोना बंदर स्मगलिंग करके लाहौर चिड़ियाघर के हवाले कर दिए हैं। पाकिस्तान स्मगलिंग के दौरान मुतअद्दिद मोना बंदर हलाक हो गए हैं, जबकि दरख्वास्तदार कंपनी की आलमी सतह पर साख मुतासिर हुई है। ये दरख्वास्तदार का कहना था। दरख्वास्तदार का ये भी कहना है कि मोना बंदरों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगलिंग की इंक्वायरी कराई जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के साहिल पर रोजी रोटी कमाने वालों की मुश्किलात बढ़ने लगी। हॉक्स पे पर ऊंट सवार के लिए रोज़गार का हुसूल इम्तिहान बन गया। ऊंट सवार कहते हैं कि पिकनिक पर आने वालों की तादाद कम होने से गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर साहिल पर मौजूद हैं और जैसे आप जानते हैं शहरी जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं, साहिल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। इसी तरीके से अवाम को मज़ीद एंजॉय करवाने के लिए यहाँ पे घोड़ सवार भी मौजूद होते हैं, ऊँट सवार भी मौजूद होते हैं। एक ऊँट सवार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं, आप मुझे ये बताएं कि पूरा दिन आप यहीं रहते हैं, आप लोगों का पूरा गुजर बसर हो जाता है? रोज़गार के लिए आते हैं और इसके 2 महीने के बाद हम चले जाते हैं और किनारा बंद हो जाता है, फिर तो बहुत मसला हो जाता है क्योंकि हम रोज़गार। तो अगर अभी जैसे यहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, अगर आवाम नहीं आए तो फिर आप लोग कैसे गुजारा करेंगे? क्या करें, गुजारा नहीं होता है ना, फिर आसर में बैठ के फिर शाम में चले जाते हैं। तो पूरे दिन की आपकी सुबह से शाम तक जब तक आवाम यहाँ मौजूद होती है, कितनी दिहाड़ी लगती है, कितना कमा लेते हैं आप? जितनी ज़्यादा आवाम होगी इतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर आवाम कम होगी 400-500 मिलेंगे, ज़्यादा आवाम होगी तो ज़्यादा सवार होगी। बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि हम यहाँ पर आते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। रोज़गार का इनका एक यही ज़रिया है क्योंकि यहाँ पे जितनी आवाम होती है उतना इनका कारोबार जो है अच्छा चलता है, और जब ये बंद हो जाएगा, आवाम नहीं आएगी, तो ये बेचारे भी, इनका ये कहना था कि हम घर में बैठ जाते हैं। जी, पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियां 6 साल में बुलंद तरीन मुनाफा कमाकर वापस ले गए। माली साल 2024 में पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियां 2 अरब 21 करोड़ 50 लाख डॉलर वापस ले गए। जानेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग सरमाकारी का मुनाफा वापस ले जाने की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियां 6 साल में बुलंद तरीन मुनाफा कमाकर वापस ले गए। माली साल 2024 में पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियां 2 अरब 21 करोड़ 50 लाख डॉलर वापस ले गए। गुज़िश्ता माली साल से तकरीबन 6.7 गुना जायद मुनाफा गैर मुल्की कंपनियां वापस ले गई हैं। दूसरा माली साल गैर मुल्की कंपनियां 33 करोड़ 10 लाख डॉलर मुनाफा वापस ले गई थी। और यहाँ सबसे अहम बात देखा जाए कि जो पोर्टफोलियो में जो बताया गया है कि माली साल 2024 में पावर सेक्टर से गैर मुल्की कंपनियां 24 करोड़ 58 लाख डॉलर मुनाफा कमाकर वापस ले गए, जो कि गुज़िश्ता माली साल पावर सेक्टर से गैर मुल्कियों ने सिर्फ 4 करोड़ 40 लाख डॉलर कमाकर वापस ले गए थे। माली साल 2024 में पेट्रोलियम और रिफाइनरी सेक्टर से गैर मुल्की कंपनियों ने 12 करोड़ 9 लाख डॉलर कमाकर वापस ले गए। और ये भी बताया गया कि मवासलात सेक्टर से गैर मुल्की कंपनियों ने 20 करोड़ 54 लाख डॉलर कमाकर वापस ले गए। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये देखा जा रहा है कि इसने बड़ी मालियत यानी माली साल 2024 में 2 अरब 21 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाकर वापस लेने पर पाकिस्तान से गैर के ज़खायर पर प्रेशर भी बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने महकमा आपाशी के 4 चीफ इंजीनियर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा आपाशी सिंध में तकर्रुर तबादले: सैयद सरदार अली शाह चीफ इंजीनियर आपाशी गुड्डू बैराज रीजन सक्खर तैनात, ज़हीर अहमद मेमन चीफ इंजीनियर आपाशी डेवलपमेंट रीजन 2 हैदराबाद तैनात, सैयद रियाज हुसैन शाह चीफ इंजीनियर आपाशी लाइनिंग
सिंध हैदराबाद तयनात। असद अली शेख चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर RBO D2 जामशोरो तयनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मुनीम जफर की क़यादत में 31 जुलाई को दिया जाएगा। धरना कितने रोज़ का होगा, ऐलान मरकज़ी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। बात कर लेते हैं ताहा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और IPPs के खिलाफ जो है जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में जो है वो धरना इस वक्त जारी है। और हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कराची में भी 31 तारीख को धरना दिया जाएगा। ये धरना कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कराची के जनरल सेक्रेटरी तौफीक मौजूद हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तौफीक भी मुझे बताइएगा कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने जो है कल ऐलान किया है खिताब में कि कराची में धरना दिया जाएगा। इसके अलावा इसके हवाले से मुशावरत क्या की गई है, क्या लाएअमल तय किया गया है और कब धरना दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची में पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि हम कराची के हकूक़ के हवाले से एक हमारी मुहिम ऑलरेडी चल रही है और अब ये मुहिम पूरे मुल्क में इसका दायरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है फैल चुका है और पाकिस्तान के हकूक़ जो अवाम के हैं उसकी बात जो है वो की जा रही है। हमारे पेश नज़र ये बात पहले भी थी, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद के अंदर धरना था तो उस वक्त थोड़ा सा इसको मौखर किया गया। लेकिन कल हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये ऐलान किया है, जो हमारा प्लान C कह लें आप इसको, कि जो B के मतलब C में दाखिल हो गया है, वो ये है कि ना सिर्फ कराची में बल्कि जितने भी सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं इंशाल्लाह उन सब के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। जो वफाक के नुमाइंदा गवर्नर हैं उनके गवर्नर हाउस के बाहर तमाम सूबों के अंदर इंशाल्लाह धरना दिया जाएगा। और शहर कराची में इंशाल्लाह 31 जुलाई को गवर्नर हाउस पे जो है वो इंशाल्लाह ये धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी की जानिब से तौफीक हमारे पास मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली तौर पर हमें बताया कि ये जो प्लान है ये प्लान C है। इसके अलावा कई प्लान जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। मुतालबात अगर नहीं माने गए, इसी तरीके से अगर हुकूमत की जानिब से रुकावटें लगाई गई तो धरने सिर्फ सूबाई हेडक्वार्टर्स में नहीं, जगह जगह और हर जगह दी जाएंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि कराची के जो धरना है उसके हवाले से जो आखिरी फाइनल लाएअमल है, फाइनल जो प्लानिंग है, वो आज मुशावरती इजलास के अंदर उसको फाइनल कर लिया जाएगा, जिसको जो है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान जो है वो हेड करेंगे। सिंध हुकूमत ने कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को बचाने की ठान ली। वज़ीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने महकमे सकाफत में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, सिंध की तरक्की, तहजीब, तमद्दुन, सकाफ़त की अगर बात की जाए तो बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। टूरिज़म में अलग काम हो रहा है, सकाफ़त के शोबे में अलग काम हो रहा है, उसके अलावा तहजीब और तमद्दुन और आर्कियोलॉजी पे बहुत सारा काम हो रहा है। तो हम मुख्तसर कोशिश करेंगे कि इन तमाम इशूज़ पर सूबाई वज़ीर सकाफ़त व सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से बात करें, जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, अगर हम टूरिज़म से शुरू करें, दुनिया भर का इस वक्त फोकस है टूरिज़म पे, तो सूबा सिंध में क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपके सिटी 021 चैनल का, जो हमेशा जो कल्चरल हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हाईलाइट होती हैं, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो वो हम देख के नोटिस भी लेते हैं उस चीज़ों पे। टूरिज़म पे आप देख रहे हैं कि हम कराची में अभी हमने MOU एक साइन किया है रोटरी क्लब के साथ। वो रोटरी क्लब क्या करेगा, जितने भी स्कूल हैं उनको ये जितने भी बच्चे हैं सारे स्कूलों में, वहाँ तक भी आगाही देगा जो हमारी हेरिटेज की जगह हैं। और वो उनके लिए भी कुछ टूर्स भी हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट अरेंज कर रहा है। और ऐसे ही उनका रोटरी क्लब का पूरी दुनिया में क्लब्स के साथ कनेक्शन है, तो हमारे ब्रोशर्स और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो भी उनके साथ शेयर करेगा कि पाकिस्तान को हम कोशिश करेंगे और ख़ुसूसन सूबा सिंध को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे पास आते भी हैं, क्योंकि हमारी तारीख़ सिंध की 5000 साल पुरानी है। टूरिज़म के लिए जैसे किंजर लेक है, उसको हम बेहतर से बेहतर बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई पहले नॉर्मल बोट्स तो चलती थी, मगर हमने उस पर सख्ती की है कि जी देखें उसमें काफ़ी अमवात होती हैं हमेशा, क्योंकि लाइफ जैकेट ना होने की वजह से। फिर वही मौसम है, इस मौसम में ज़्यादातर वाक़यात होते हैं कश्तियों के। किंजर झील में पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पे नूरी की कब्र तक जाने के लिए जो लोग जाते हैं वो सेफ़ नहीं जाते। इस पर कुछ किया आपने? जी हमने ये किया है कि जितने भी बोट्स हैं
ایک تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بورڈس ہیں وہاں پہ، وہ تو چلیں SOP فالو کریں گے، اور وہ لائف جیکٹس ہم نے کمپلسری کیا ہے. ہم نے ڈپٹی کمشنر جو ٹھٹھا ہیں ان کو بھی لکھا ہے کہ جی آپ اس کو انشور کریں کہ یہاں پہ جتنے بھی، کیونکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی کافی بورڈس ہیں، اور جس دن ویکینڈ ہوتا ہے اور اس دن تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ان کو کوئی اتنا واچ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہی کر سکتا ہے کہ ہم ان کو جتنی بھی بورڈس ہیں لائف جیکٹس مہیا کریں. جی آپ نے سنا، یہ تھے صوبائی وزیر ثقافت، سیاحت و آثار قدیمہ سید ذوالفقار علی شاہ. جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو تاریخی بلڈنگیں ہیں کراچی کی جو قومی ورثہ قرار دی گئیں، ان پہ ہر صورت میں سختی کی جائے گی. جو کالی بھیڑیں محکمے میں بھی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. نیشنل میوزیم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے اور ان کو کہا جائے، ویسے یہ تھا بھی صوبائی کنٹرول، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس کو دوبارہ محکمہ ثقافت کے کنٹرول میں دیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ پر سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کر دیا گیا. ICMPD کے تعاون سے قائم کردہ یہ آفس جدید آلات سے لیس ہے. انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشا بتائیے گا، وزیر داخلہ کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ پر سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ پر سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول روم آفس قائم کر دیا گیا ہے. اس سے قبل ملتان اور لاہور ایئرپورٹ پر سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس قائم کیے گئے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر یہ قائم ہوئے ہیں. ICMPD کے تعاون سے قائم کردہ یہ آفس جدید آلات سے لیس ہے. رہنما FI امیگریشن حکام کو جدید آلات کے حوالے سے خصوصی ٹریننگ کا بھی انعقاد کیا گیا تھا. امیگریشن سیکنڈ لائن آفس اسٹیٹ آف دی آرٹ فورنسک اور IT کے آلات سے لیس ہے، جبکہ FI حکام کا کہنا ہے کچھ دنوں میں اس کی جو ہے وہ انوگریشن بھی کر دی جائے گی. جی ٹھیک ہے انوشا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، شکریہ. چوری شدہ موٹر سائیکل کے پارٹس بیچنے کا کیس، پولیس نے گرفتار 2 ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی میں پیش کر دیا. تفصیلات لیں گے جواد آصف سے، بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں چوری شدہ موٹر سائیکل کے پارٹس بیچنے کا کیس ہے جس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ہوئی ہے. پولیس نے گرفتار 2 ملزمان کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا. ان ملزمان میں شاکر حسین اور عبدالقیوم شامل ہیں. تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کی صدا مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا ہے اور ساتھ ہی تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر مقدمے کا ضمنی چالان بھی طلب کر لیا ہے. پولیس حکام کے مطابق جو ہے وہ ان ملزمان کو خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا. یہ دونوں ملزمان جو ہے وہ کباڑی تھے. ان ملزمان کے قبضے سے جو ہے وہ چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے پارٹس اور انجن بھی برآمد کیے گئے ہیں، اور مزید جو کباڑی ہیں جو اس طریقے کی حرکات میں ملوث ہیں، جو چوری شدہ موٹر سائیکلز کے پارٹس بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ان ملزمان کے خلاف جو ہے تھانہ لانڈی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. جی گورنر سندھ کامران گوری نے پاک ایران بارڈر پر پھنسے زائرین کی فریاد پر نوٹس لے لیا. گورنر سندھ نے وفاقی وزیر داخلہ کو زائرین کی باحفاظت واپسی یقینی بنانے کی اپیل کر دی. گورنر سندھ کامران خان چیسوری کا پاک ایران بارڈر پر پھنسے زائرین کو فریاد پر نوٹس. وفاقی وزیر داخلہ زائرین کی باحفاظت کو یقینی بنائیں، یہ کہا ہے گورنر سندھ نے. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں زائرین کی گرمی سے حالت خراب ہو چکی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق چھوٹے بچے، خواتین اور بزرگ افراد کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تک دستیاب نہیں ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو سندھ کے ساتھ وفاق کے نارواں سلوک پر ناخوش ہیں. کہتے ہیں نئے مالی سال بجٹ میں پیپلز پارٹی سے مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، جو کہ بہت غلط بات ہے. میاں صاحب وزیر اعظم بلاول بھٹو کی وجہ سے بنے ہیں. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں وسیم افتخار سے، بتائیے گا. ایسوسیشن میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے صنعت کاروں سے ملاقات کی اور صنعت کاروں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، جس کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. تاہم وفاق کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں. آپ نے اس ملاقات میں وفاق کے رویے کے حوالے سے ذکر بھی کیا ہے. تو سر وفاق کیا چاہتا ہے کراچی کے صنعت کاروں سے؟ سندھ جو ہے انتہائی اہم ہے، تو وفاق کا جو رویہ ہے وہ اتنا سرد بھوری والا کیوں ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، وفاق کا جو سندھ کے ساتھ خاص کر کے ڈیولپمنٹ میں رویہ ہے وہ نامناسب ہے، اور ہم نے یہ بار بار شکایت کی ہے. چیف منسٹر صاحب نے شکایت کی ہے، ہر فورم پہ کی ہے. جس طرح وہ پنجاب میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ سندھ میں نہیں لیتے.
آپ تو اس حکومت کی، آپ کی جماعت اس حکومت کی اتحادی رہی ہے اور اس حکومت کو لانے میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار رہا ہے، لیکن پھر وفاق کیوں سندھ کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے اگر صنعتیں چلیں گی، یہیں سے ٹیکس جاتا ہے قومی خزانے میں، تو ایسا کیا ہوتا ہے اور کیا کرنے جائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، یہ جو نیا بجٹ آیا تو اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مشورہ کرنا تک مناسب نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں جو بہت غلط بات ہے، ان کو سندھ کو پرائرٹی دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو حکومت آج کھڑی ہے، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے۔ اچھا سر، آپ ان صنعت کاروں کے ساتھ جائیں گے احسن اقبال کے پاس ان کے تمام تحفظات کے لیے؟ جی بالکل جائیں گے، بالکل میں جاؤں گا اسلام آباد، اور ہمارے جو ایشوز ہیں ان سے ٹیک اپ کریں گے۔ یہ تھے اکرام اللہ دھالی جو جن کا کہنا ہے کہ یہ ان صنعت کاروں کو لے کے اسلام آباد بھی جائیں گے اور وہاں پر صنعت کاروں کے مسائل کے حوالے سے ان کو آگاہ بھی کیا جائے گا۔ تب ان کا کہنا ہے کہ وفاق کا جو سندھ کے ساتھ رویہ ہے وہ نامناسب ہے۔ جی، کراچی کا مربوط موسم پپیتے کی کاشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے لگا۔ ضلع ملیر میں بڑے پیمانے پر پپیتے کی کاشت کی جا رہی ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ یہاں کی زمین زرخیز ہے اور کراچی کا موسم بھی پپیتے کی کاشت میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں پپیتے کے باغات کا لفظ اور کراچی ایک ساتھ، یہ تو بہت حیرانی کی بات ہوئی۔ آج ہم آپ کو کراچی میں ہی پپیتے کے باغات کی سیر کروائیں گے، تو آئیے میرے ساتھ۔ گرمی کا موسم آتے ہی موسمی پھلوں کی مختلف اقسام مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ گرمی کے پھلوں میں ایک پھل ایسا بھی ہے جو قیمتی معدنیات اور وائٹامن سے بھرپور ہے، اور اسے فرشتوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قیمتی وائٹامنس اور انسانی صحت کے لیے مفید معدنیات سے بھرپور پپیتا دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ ہرا، نارنگی نما یا ہلکا سرخ ہوتا ہے، گودا لال یا پیلا ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی اب پپیتے کی کاشت آسان ہو گئی ہے۔ کراچی کی مٹی بھی پپیتے کے کاشت کے لیے فائدہ مند ہے، اور گرم اور مرطوب موسم پپیتے کی کاشت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لہٰذا جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کراچی میں پپیتے کی کاشت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم گرم و مرطوب ہوتا ہے، یہ موسم پپیتے کی کاشت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کراچی کا موسم تو ویسے بہت اچھا ہے پپیتے کے حوالے سے، اس میں دونوں ویرائٹیاں سوٹ کرتی ہیں، ہائیبریڈ بھی بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ اور دیسی بھی بہت اچھا لگتا ہے نا۔ تو یہ 1 ایکڑ میں تقریباً 800 پودے آتے ہیں، تو اس کو تھوڑا گرمی کے موسم میں، یعنی جیسے ونٹر آف ہوتا ہے اور سمر اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو لگایا جاتا ہے۔ موسم تو اس کو 12 مہینہ سوٹ کرتا ہے ویسے، لیکن سردی میں تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے، اس لیے لوگ سردی میں نہیں لگاتے۔ کراچی میں پپیتے کی کاشت پر اگر حکومت کی جانب سے توجہ دی جائے تو نہ صرف کراچی کے شہریوں کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ بیرون ملک پپیتے کو برآمد کر کے ملک کی معیشت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انسانی صحت کے لیے غذائیت اور معدنیات سے بھرپور پپیتا دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، لیکن کراچی کا گرم اور مرطوب موسم پپیتے کی کاشت کے لیے افادیت رکھتا ہے۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔